आज की कुछ अहम खबरें हैं। यह खबरें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। पहली खबर ये ईरान से है, या पाकिस्तान से कहेंगे, पाकिस्तान के और ईरान दोनों की मुश्तरका यह खबर है। ईरान में पाकिस्तान के तीर्थ यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में अब तक मरने वालों की तादाद तकरीबन 28 है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कम से कम 28 लोग यहाँ पर जो यात्री थे उनकी मौत हुई है और 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में जो मौत हुई है उनमें 17 महिलाएं और 11 पुरुष हैं। ये सभी लोग इराक जा रहे थे। घायल हुए 23 लोगों में से 7 की हालत गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान की जो वेबसाइट है डॉन, उसके मुताबिक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान इसमें 53 यात्री मौजूद थे। रॉयटर्स ने बताया है कि हादसा मंगलवार की रात ईरान के यज़्द शहर में ब्रेक सिस्टम फेल होने के कारण हुआ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हादसे के बाद विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि शव देश लाए जाएं और सुनिश्चित करें कि घायलों को समय से मदद मिले। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हादसे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बस दुर्घटना में लोगों की मौत से वो अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। एक और ख़बर है, वो भारत और यूक्रेन को लेकर के खबर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के लिए रवाना हो गए और वो 23 तारीख को यूक्रेन पहुंचेंगे। इस पर हमने एक दिन पहले भी पूरी एक तफसील से रिपोर्ट की थी कि यूक्रेन क्यों जा रहे हैं। पीएम मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन रवाना होने से पहले कहा कि वो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के आमंत्रण पर यूक्रेन जा रहे हैं। पीएम मोदी ने लिखा, यह यात्रा पुरानी चर्चाओं को आगे बढ़ाने और भारत यूक्रेन मित्रता को गहरा करने का अवसर होगी। उन्होंने लिखा कि हम यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भी अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे। हम इस क्षेत्र में जल्द शांति और स्थिरता स्थापित होने की उम्मीद करते हैं। 30 साल में यह पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जिस वक्त के घमासान की जंग रूस और यूक्रेन के दरमियान चल रही है। रूस ने कुर्स्क इलाके पर अपना कंट्रोल एक तरह से वापस ले लिया है। साथ ही उन्होंने बाईपास करते हुए यूक्रेन के अंदर दाखिल होकर के एक और शहर को मुआसरे में ले लिया है। पीएम मोदी यूक्रेन से पहले पोलैंड जाएंगे। वो 21 और 23 अगस्त को इन दोनों देशों की यात्रा पर होंगे। 45 साल में भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड जा रहा है, पोलैंड की यात्रा पर है। ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन जा रहे हैं, पोलैंड जा रहे हैं। एक लंबा सफ़र है। पोलैंड से वो बाई ट्रेन यूक्रेन पहुंचेंगे और एक लंबा सफ़र है। प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से क्यों पहुंचेंगे ये बता दें। उन्हें तो जाना चाहिए था हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज़ से। रूस से भारत के बहुत अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, नेटो की कोई फिक्र होनी नहीं चाहिए। लेकिन वो ट्रेन से सफ़र करेंगे। यहाँ पर लंबे सफ़र में 15-16 घंटे 10 घंटे का सफ़र है ये। वहाँ जाने से उनको क्या हासिल होगा ये उनके दौरे के ख़त्म होने पर पता चलेगा। लेकिन हमने बताया था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज फायर को लेकर के अमेरिका और यूरोप के मुल्कों की पेशकश पर कतर में बातचीत शुरू होने वाली है या हो चुकी है। पक्की ये खबर नहीं है कि शुरू हो गई है या नहीं। कतर में बातचीत होती उससे पहले कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन ने हमला कर किया। अब प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे 2 महीने पहले। जिस वक्त वो रूस गए थे तब ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर के निंदा की थी
अमेरिका की तरफ से भी कई सारे बयान उस पर आए थे और अमेरिका यूक्रेन जाने पर भारत के प्रधानमंत्री के खुश नहीं होगा, ये हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी की पोजीशन इस वक्त बहुत कमज़ोर है। आप भारत के अंदर देखेंगे उनको बार बार अपने फैसलों पर रोल बैक करना पड़ रहा है उनकी हुकूमत को। 3 मौक़ों पर उनकी हुकूमत ने अब तक फैसले वापस लिए। वक्फी प्रॉपर्टीज़ का मामला था, उस पर वापस लेना पड़ा। सोशल मीडिया पर कंट्रोल करने के लिए बिल लाया गया था, वो वापस लेना पड़ा। और एक दिन पहले लेटरल जो भर्तियों का मामला है उसको भी आदेश को वापस लेना पड़ा है। ये कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन की विजिट पर जा रहे हैं और उससे कोई हासिल नहीं होगा। दुनिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी चीज़ें देखता है और वो ये भी देख रहा है कि भारत के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो पहले जैसे ताकतवर नहीं है। एक और ख़बर है, ये बता दें हम आपको, ये ज़रूरी खबर है, अहम खबर है। ये लेटरल एंट्री जो नियुक्तियाँ थी उसके रद्द होने पर चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे हैं, केंद्र सरकार में ये साझेदार हैं, बिहार की सरकार में अहमियत रखते हैं। उन्होंने कहा है चूँकि चिराग पासवान ने खुल करके एनडीए यानी मोदी सरकार का विरोध किया था, लेटरल एंट्री जो हो रही है, ये एंट्री ये है कि बिना न कोई आपको इम्तिहान देना है, ना आपको किसी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, ना आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। सरकार जिसे चाहे उसको अपॉइंट कर सकती है, सेक्रेटरी वगैरह, अंडर सेक्रेटरी जो होते हैं। 49 पदों पर ये नियुक्तियाँ निकाली गई थी। बैकडोर से ये भर्तियाँ हैं एक तरह से, जिसमें आरएसएस के लोगों को भरा जाना था। तो चिराग पासवान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार में मंत्री हैं, ध्यान रखें, मोदी सरकार में मंत्री हैं। चिराग पासवान ने लोक सेवा आयोग यूपीएससी के लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्तियां करने के विज्ञापन रद्द करने का स्वागत किया है। जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा, केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मैं लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं और सरकार ने मिसाल कायम की है। उम्मीद है कि भविष्य में सरकार लोगों की भावनाओं का ध्यान रखेगी। ये लाइन बहुत ख्याल रखने की है। उम्मीद है कि भविष्य में सरकारें लोगों की भावनाओं का ध्यान रखेंगी। ये सरकार भी लोगों की भावनाओं का ध्यान रखे, इसकी भी उम्मीद करना चाहिए। क्योंकि जो मोदी की हालिया सरकार है ये बहुत कमज़ोर सरकार है और इसको दर हकीकत ये अथॉरिटी अपनी खो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी को खुद भी सरकार नहीं संभालनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता का मोह नहीं छूटता है, इसलिए वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रियाएं हैं। एक और खबर है, पाकिस्तान की सरकार की परेशानी इस वक्त चूहों ने बढ़ा रखी है। चूहे, रैट्स, चूहों की ऐसे सरकार परेशान है। और ये हम बीबीसी की खबर बता रहे हैं। शहजाद मलिक और फ्लोरा ड्यूरी बीबीसी संवाददाता हैं, उनकी खबर है। खबर की हेडिंग कुछ इस तरह से, पाकिस्तानी संसद में चूहों ने बढ़ाई मुश्किलें, कुतरी ज़रूरी फाइलें। खबर हम आपको पढ़कर बता देते हैं। पाकिस्तान की संसद इस वक्त बड़ी परेशानी से जूझ रही है। उनका राजनेताओं से कोई लेना देना नहीं, बल्कि असल परेशानी संसद की इमारत में मौजूद चूहों से है। उन्होंने नए सांसदों के लिए डर का माहौल पैदा कर दिया है। इन्होंने यानी चूहों ने, चूहों का कोहराम नेताओं के कार्यालय में देखने को मिल रहा है। इस परेशानी का पता तब चला जब एक आधिकारिक कमेटी से 2008 में हुई बैठकों के रिकॉर्ड देखने को कहा गया। जब इसकी फाइलें देखी गई तो पता चला इसमें से ज़्यादातर को चूहों ने कुतर दिया है। नेशनल असेंबली के प्रवक्ता जुल्फ़िकार सुल्तान ने बीबीसी को बताया कि इस फ्लोर पर मौजूद चूहे इतने बड़े हैं कि बिल्लियां भी इन्हें देखकर डर जाएं। पाकिस्तान में ये समस्या इतनी बढ़ गई है कि हाल्स को चूहों से मुक्त कराने के लिए करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपयों का सालाना बजट तय किया गया है।
ऐसी जानकारी है कि ज़्यादातर चूहे पहली मंजिल पर मौजूद हैं। यहाँ न केवल सीनेट के विपक्षी नेताओं का कार्यालय बल्कि अधिकतर राजनीतिक दलों और स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें भी होती हैं। इसी एरिया में एक फूड हॉल भी है। दिन के समय जब संसद में लोग मौजूद रहते हैं तब चूहे नज़र नहीं आते, लेकिन रात के वक्त वो खूब नुकसान करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तरह तरह की परेशानियां पैदा होती रहती हैं। उसमें से ये चूहों की भी एक खबर थी जो हमने आपको बताई है। आज भारत बंद था। भारत बंद का व्यापक असर पूरे मुल्क में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, भीम सेना और दूसरे दल जो थे, कांग्रेस पार्टी, वो भारत बंद के पक्ष में थे। सबने अपीलें की थी। बिहार के अंदर भी बड़ा ज़ोर देखने को मिला। दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई सारे राज्यों में देश में भारत बंद का असर देखने को मिला। ये भारत बंद जो आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले के विरोध में है किया गया। ख्याल रखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण को लेकर के आया था, क्रीमी लेयर को लेकर के ये फैसला था। उसके विरोध में सभी पार्टियों ने मिलकर के, विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उन्होंने भारत बंद बुलाया था और देश के कई सारे हिस्सों में इसका असर देखने को मिला। पीटीआई के मुताबिक बिहार के जहानाबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। बिहार के आरा में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दरभंगा दिल्ली बिहार संपर्क एक्सप्रेस ट्रेन को भी रोक दिया। दानापुर में प्रदर्शनकारियों ने डीआरएम दफ्तर के बाहर सड़कों को ब्लॉक कर दिया। वहीं भीम आर्मी के सदस्यों ने पटना की सड़कों को ब्लॉक किया। पटना में पुलिस ने कई जगह पर लाठीचार्ज किया, वाला पथराव भी हुआ और यहाँ तक एक आईएएस ऑफिसर को भी पुलिस ने पटना की सड़कों पर लाठियाँ मारी। ये भी खबर है। पटना के जो डिप्टी एसपी हैं अशोक कुमार, उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं थे। ये लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले रहे थे। इन्होंने यातायात व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। आम लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था। हमने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। हमने हल्का पुलिस हल्का ही बल प्रयोग करती है, हमेशा प्रयोग करते हुए उन लोगों को हटाना पड़ा। पीटीआई के मुताबिक झारखंड के रांची में भी भारत बंद का असर देखा। यहाँ निजी बसें निलंबित थी, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत हुई। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में दलित संगठन रैली निकाली। इसे देखते हुए आरएएफ और रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ तैनात किया गया था। समाजवादी पार्टी जैसा बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सभी इसमें शामिल थे। वही एक खबर ये गाज़ा से है। इस्राएली सेना ने गाज़ा के एक स्कूल पर हमला किया और 12 लोगों के शहीद होने की, 12 फ़लस्तीनियों के शहीद होने की यहाँ खबर है। यह खबर भी हम आपको बीबीसी से बता रहे हैं। इस्राएली सेना ने गाज़ा शहर पर एक और स्कूल पर हमला किया। इस हमले में कम से कम 12 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई। गाज़ा अथॉरिटी के एक प्रवक्ता का कहना है कि गाज़ा के पश्चिमी इलाके रेमाल में मौजूद मुस्तफ़ा हफीज़ स्कूल पर हमले के बाद बचाव कर्मी मलबे में और लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस्राएली सेना ने कहा है कि हमने हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया था, क्योंकि ये स्कूल के अंदर से काम कर रहा था। हमास की इसराइल की तरफ से जारियत जारी है। इस पर हमने पूरी तफसील से बातचीत करते रहते हैं। कोलकाता का मामला आपको जानकारी में है, जो वहाँ रेप हुआ था। बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं उस पर एक रिपोर्ट है। बांग्लादेश के जो कप्तान हैं क्रिकेट के, शकीब उल हसन, शेख हसीना की पार्टी से वो जुड़े हुए थे। अब पाकिस्तान जाने वाली है टीम बांग्लादेश की, तो इसको लेकर के काफ़ी विवाद हो रहा है।
यह खबर भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। बांग्लादेश के स्टार क्रिकेटर शकीबुल हसन पाकिस्तान के साथ रावलपिंडी में चल रहे टेस्ट मैच में खेल रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उन्हें पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच खेलने की अनुमति पिछले सप्ताह दे दी थी। दरअसल शकीबुल हसन शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से सांसद थे। बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने उन खिलाड़ियों को देश की क्रिकेट टीम से बाहर रखने की अपील की थी जो शेख हसीना के समर्थक माने जाते हैं। इस महीने की शुरुआत में जब शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज हुआ था तो कई लोगों ने बांग्लादेश क्रिकेट के सदस्यों की यह कहकर आलोचना की थी कि वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदस्य शफीकुल इस्लाम ने ख़ास तौर पर शकीबुल हसन को निशाना बनाया था। इसके बाद हसन को टीम में शामिल न करने की मांग ने जोर पकड़ लिया था, लेकिन पिछले सप्ताह मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी देश की अंतरिम सरकार ने उन्हें देश की क्रिकेट टीम में खेलने की इजाज़त दे दी थी। अंतरिम सरकार में खेल मामलों के सलाहकार और 26 वर्षीय छात्र नेता आसिफ मोहम्मद ने कहा था कि टीम मेरिट के आधार पर बननी चाहिए। साकिब बांग्लादेश के बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ियों में से एक हैं। ऑलराउंडर साकिब 67 टेस्ट मैचों में 4,505 रन बना चुके हैं। बांग्लादेश के क्रिकेट इतिहास में वो अब तक के सबसे सफल स्पिन गेंदबाज हैं। उन्होंने टेस्ट मैचों में 237 विकेट लिए हैं। ये कुछ सुर्खियाँ थी आज की जो हमने यहाँ बताने की कोशिश की है। बड़ी खबर ये थी कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहे हैं। अब यूक्रेन जाने से उनको क्या हासिल होगा, देश के लिए क्या लेकर के आएंगे, वहाँ से बवाल मचा हुआ है। बड़ी भयानक जंग चल रही है, हम आपको बता चुके हैं बांग्लादेश के अंदर यूक्रेन और रशिया के दरमियान। गाज़ा में अभी कोई सीज फायर का कोई सीन नहीं बना है, इस पर हमने रिपोर्ट की है, आप देख सकते हैं, आज ही पोस्ट की है वो। शुक्रिया आप सभी का।